नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11 की होम साइंस का सैंपल पेपर रहने वाला है उसको। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम स्टार्टिंग में ही क्या है, सामान्य जो निर्देश आपके होते हैं उसको देख लेंगे, जिससे आपका टाइम जो है वो बचेगा, जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपका जो सैंपल पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं। तो यहाँ फर्स्ट हम निर्देश में देख लेते हैं क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक तो कुल 35 प्रश्न है इसके अंदर। प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, क ख और ग। इन तीनों में हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड है। खंड क में संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस वाले हमारे 1 से 18 तक क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद खंड ख दे रखा है। इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन है और ये 19 से 25 तक के हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 से 25 तक है, इसमें ये क्या है, 2 अंक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 से 29 प्रत्येक 3 खंड में है। ये भी हमारा खंड ख में ही दे रखा है, 2 मार्क्स वाले भी और 3 मार्क्स वाले भी। ठीक है, यहाँ पर ये बता रखा है 19 से 25 2 मार्क्स के हैं और फिर उसके बाद 26 से 29 3 मार्क्स के हैं खंड ख में ही। ठीक, खंड ग में हमारे प्रश्न कितने हैं, तो 30 से 33 3 क्वेश्चन है और ये कितने के हैं, 4 मार्क्स के हैं। और हमारा जो 34 और 35 है ये हमारे 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब आपने और अथवा वाले क्वेश्चन देखे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन में हमें वैसे आंतरिक विकल्प जो है वो भी देखने को मिलेंगे। जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तरों को समर्थन करें। मतलब हमें क्या है, अब हम आंसर लिख रहे हैं तो जहां हमें लगता है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें ना एग्जाम्पल भी थोड़ा जो है महत्व रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो पेपर का पैटर्न है वो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा खंड क है, जहां पर हमारा 1 से 18 तक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू रहने वाला है। तो फर्स्ट में हमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार एवं पोषण संबंधित रोजगार का विकल्प नहीं है। इनमें से कौन सा हमारा आहार और पोषण। ठीक है, तो हमें आहार से रिलेटेड देखना है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्रेच खोलना, टिफिन सुविधा, कैटरिंग या फिर आहार विशेषज्ञ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट का आंसर तो मिल ही गया कि क्रेच खोलना। अब ये क्या है, ये सारे जो हैं क्या एक तरीके से जुड़े हुए हैं। इसमें आ गया टिफिन सुविधा, तो खाने से ही संबंधित है, तो आहार से संबंधित हो गया। केटरिंग, उसमें भी पूरा क्या है, खाने से ही रिलेटेड होता है वो। और उसके बाद आहार विशेषज्ञ, तो ये भी एक क्या है, फूड से रिलेटेड ही जो हमारा काम है वो है। बाकी जो क्रेच खोलना है, ये छोटे बच्चों का स्कूल हो गया, इन सब में जो क्रेच वगैरह होता है वो आ जाता है। तो ये बिल्कुल अलग हो गया किससे, आहार एवं पोषण से। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो इसकी स्थापना हमने की थी 1932 में। ठीक है, तो ये डेट जो है वो आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्या है, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो हमारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना हमारा संसाधन प्रबंधन कहलाता है। जब हमने क्या किया है, सारे संसाधनों को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, तो उसको हम संसाधन प्रबंधन बोलेंगे। मानवीय संसाधन जैसे ज्ञान हो गया, ऊर्जा हो गई, वो किस में आएंगे, मानव संसाधन में आएंगे। मूल्यांकन किस में आएगी, जब हमने संसाधन प्रबंधन कर लिया है, हमने योजना बना लिया है, उसके बाद जो रिजल्ट निकला है उसको हम मूल्यांकन बोलेंगे। कार्यान्वयन मतलब क्या हुआ, तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने जो भी योजना बनाई है उसको हम कार्य में लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमारा जो संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग क्या हो जाएगा, हमारा संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। कार किस प्रकार का संसाधन है, हमें उसका उदाहरण देना है। तो कार एक भौतिक वस्तु है। ठीक है, हमने क्या किया है, धन संसाधन का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। उसके बाद हमने अपना जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, धन को एकत्रित किया है। उसके बाद अपनी भौतिक वस्तु की, अपनी आवश्यकताओं को, एक जरूरत ही होती है कार की, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो नीड होगी उसकी, इसलिए क्या है कि हमारा कार एक भौतिक संसाधन है जिसको हमने अर्जित किया है। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा बास्ट रेशा है। तो इसमें हमारा जो सेलुलोसिक है ये हमारा बास्ट रेशा है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। तो मासिक धर्म को लड़कियों में डैश का बिंदु कहा जाता है। मासिक धर्म में लड़कियों को हम क्या बोलते हैं, यौन परिपक्वता का बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किशोरावस्था के टाइम पे शुरू होती है। नेक्स्ट इसी में हमें अथवा दे रखा है 1 मार्क्स वाले में ही कि व्यक्तिगत स्वयं के पक्ष केवल डैश से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत स्वयं के पक्ष किससे जुड़े होते हैं, अब यहाँ पे क्या है, मैं होगा या फिर आप होगा। यहाँ पे आप बोल दिया मतलब आपसे होते हैं जुड़े हुए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। एक तरीके से स्वयं की बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं की बात की जा रही है। क्वेश्चन में आप बोल दिया गया, इसका मतलब आपकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बीएमआई का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट हमें मिलान करना है। तो ये मिलान जो है ना, आप देख लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप कर लेना। मैं सीधा इसका जो आंसर है ना वो बता दूंगी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ख, क्योंकि ऊपर नीचे दे रखा है तो मिलान करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा। इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी हमें मिलान दे रखा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, हमारा संज्ञानात्मक विकास दे रखा है। संज्ञानात्मक मतलब हमारी जो सोच समझ होती है उसको हम बोलते हैं अपना संज्ञानात्मक विकास। तो आपका जो फर्स्ट है उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। भावनात्मक विकास मतलब भाव उत्पन्न हो रहे हैं हमारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे रोना हो गया, मुस्कुराना हो गया, ये सब हमारे भावनात्मक विकास जो है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत विकास में हम बोलते तो हमारी जो भी हमारे अंदर होती है सूंघने की क्षमता वगैरह जो हो जाएगा वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसका हम जो मिलान है उसको हम देख लेते हैं कि हमारा जो सही है वो कौन सा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर जो है हमारा सी है। ग जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा उसको हम देख लेते हैं कि कोरोना काल में शिक्षा ने शिक्षण अधिगम पद्धतियों में भारी नववर्तन देखा। साझा दस्तावेजों, इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं आदि के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के पास एक अच्छा, प्रभावी और प्रभावशाली शिक्षण सीखने का अनुभव मिला। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से भी हमें क्या है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, डैश और डैश आधुनिक संचार के प्रौद्योगिकी उदाहरण है। आधुनिक संचार मतलब आज के समय के हमारे जो प्रौद्योगिकी के अच्छे उदाहरण है उसकी बात की जा रही है। तो कौन है, हमारा ईमेल है और गूगल क्लासरूम है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो घ है फर्स्ट और फोर्थ, इसके अंदर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक संचार का माध्यम के उदाहरण है। तो पारंपरिक संचार की बात की जा रही है, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, हमारे 2 आ जाएंगे। जैसे कठपुतली काफी लंबे समय से चलते हुए पारंपरिक तरीके से, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है जो लंबे समय से चलते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कठपुतली है और फोर्थ हमारा लोक रंगमंच है। तो इसमें भी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर घ में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट यह है 1 जीएम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा जो है हमारा वो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है वो हमें बताना है। तो ये हमें 9 केसीएल जो ऊर्जा है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको इसमें से क्या है देखने को मिल जाए, लेकिन एमसीक्यू में काफी मुश्किल होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है
नेक्स्ट यहाँ पर आ गया हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। इसको काफी ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे अभिकथन के लिए ए और कारण के लिए आर का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या है, अभिकथन हमें दे रखा है, मिश्रित तंतु जैसे कि टेरिकोट, टेरिवुल आदि प्राकृतिक तंतु से बने वस्त्रों से अधिक उपयोगी होते हैं। तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कारण, इनमें संरचना के आधार पर वांछित गुण बढ़ जाते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि संरचना के, हम जैसे इसको कोई भी शेप देते हैं तो इसके अंदर की जो गुण होती है वो काफी बदल जाती है और बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। हमारा अभिकथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्या बता रखा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो अब हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क जो है, फर्स्ट जो है वो है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। अभिकथन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सलाह देता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कारण आर क्या बता रखा है हमें, माता का दूध शिशुओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है और आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हमारा दोनों ही क्या है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। हमें रिलेशन भी देखना है। जैसे यहाँ पे हमें स्तनपान की बात की जा रही है और यहाँ पे हमें क्या है, जो हम शिशु को भोजन देते हैं, माँ का दूध देते हैं, उसकी बात की जा रही है। ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है और ये एक दूसरे को सही स्पष्टीकरण भी करता है, सही व्याख्या भी होती है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, क हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ केस स्टडीज वाला क्वेश्चन दे रखा है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे, सीधा जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर थोड़े हमें एनसीईआरटी की बुक से दिए होंगे, तो हमें उसके लिए एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, जब शिशु कोई क्रिया करने की कोशिश करता है उसे कौन सा विकास कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास या भाषा का विकास। तो यहाँ साफ बताया जा रहा है कि वो क्रिया करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा कौन सा विकास हो जाएगा, क्रियात्मक विकास जो है वो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वृद्धि एक शब्द है जिसका उपयोग निम्न में से किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। वृद्धि में हम किसका वर्णन करते हैं, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। तो हमारा वृद्धि जो है वो हमारे शारीरिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। वृद्धि होता है, शरीर की संरचना चेंज होती है, हाइट होता है, वेट होता है, सब कुछ क्या है, चेंज होता रहता है। तो ये हमारे शारीरिक संरचना में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विकास का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। परंतु वृद्धि डैश तक ही निहित होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि कहाँ तक चलती है हमें ये बताना है। विकास तो जीवन भर चलती है, हमने ये पढ़ा है, लेकिन वृद्धि किस एज तक चलती है, किस समय में रुक जाती है, वो हमें बताना है। तो क्या है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर परिपक्वता। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो है हमारा परिपक्वता। क्योंकि एक वृद्धि जो है हमारी एक एज के बाद रुक जाती है, हमारा हाइट का बढ़ना या फिर कोई अन्य जो शरीर में वृद्धि हो, विकास हो, वो क्या है, रुक जाता है। जो शारीरिक वृद्धि होती है, तो हमारी क्या है, वो परिपक्वता के बाद जो है वो रुकना चालू हो जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चित्रकारी करना क्रियात्मक विकास के कौन से विकास को दर्शाता है। तो ये हमारे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को दर्शाता है कि मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वो अब क्या है, बनने लगी है। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक विकास की कौन सी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, वह सबसे प्रभावी होता है। तो ऑप्शन में क्या है, पूर्ण रचनात्मक प्रचनात्मक अवस्था या फिर संवेदी अवस्था, औपचारिक प्रचालन अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है ख, जो आपका
संवेदी गामक अवस्था है। इसमें हमारा क्या होता है इस अवस्था के दौरान, जो कि इसमें हमारा मानसिक विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग हम करने लग जाते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में हमारी, तो हमारी संवेदी गामक हमारी अवस्था के अंदर। ठीक है, तो ये सारे आपके एमसीक्यू थे। अब जो है हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको एमसीक्यू पता चल गए होंगे किस टाइप के आने वाले हैं, किस लेवल के आने वाले हैं। एमसीक्यू सेम आ जाए, थोड़े बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एमसीक्यू जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, किशोरावस्था तूफान व तनाव की अवस्था है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में 4 कारण बताने हैं। आपको किशोरावस्था के बारे में बतानी है कि इस एज में काफी चेंजेस होते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से तूफान तनाव की अवस्था है। तो एकदम से क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं, जिससे क्या है तुरंत चिड़चिड़ापन होने लगता है, या फिर बहुत सारी समस्याएं, लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, या खुद के तुलना मतलब कुछ ज्यादा डिप्रेशन की समस्या जो है वो उत्पन्न होने लग जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि अब किसी न किसी तरीके से वो अपनी जो किशोरावस्था होती है उसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होती ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे क्या है हम इस अवस्था को क्या बोल सकते हैं कि ये तूफान और तनाव की एक अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको किशोर या किशोरियां होती है वो संभाल नहीं पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखना है। 4 कारण में आप यही बताओगे, इसी को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे भावनात्मक परिवर्तन होता है, भाव चेंज होते रहते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, सोच विचार चेंज होते हैं, पारिवारिक माहौल चेंज हो जाता है। अब धीरे-धीरे शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, तो क्या है जो किशोर या किशोरियाँ होती हैं उनको अपने घरवालों की बातें जो है रोकना-टोकना वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है, या फिर बहुत सारे चेंजेस जो है आपको देखने को मिलते हैं इस अवस्था में। तो आपको यही सारी बातें क्या है इसमें बतानी है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की पूर्णमान तकनीक होती है। नियोजन संदर्भ में 4 चरणों का उल्लेख कीजिए। अब हमारे नियोजन में क्या है वो बताना है। जैसे नियोजन में हम योजना बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको कार्य में लाते हैं, मतलब काम में लाते हैं, ठीक, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो आपको इन्हीं चारों को क्या है एक्सप्लेन करना है कि आपने कोई योजना बनाई है, अब उस योजना को आप किस तरीके से लागू करेंगे, किस तरीके से उसको कार्य में लेकर आएंगे, और किस तरीके से आपने जब पूरी योजना बना ली है, उसको कार्य में ला लिया है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको मूल्यांकन में बताना होगा। ठीक है, तो ये चारों ही चीजें आपको एक्सप्लेन करके बतानी होगी और एंड में आपको मूल्यांकन निकाल देना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो है, नियोजन वाला क्वेश्चन जो है आपके में आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं। इसी में अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक संसाधन का हमेशा एक विकल्प होता है, इस कथन की व्याख्या करनी है हमें। प्रत्येक संसाधन का विकल्प होता है, ये हमें बताना है। जैसे कि अगर संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कुछ कुछ संसाधन होते हैं, अब संसाधन काफी लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, अब हमें बोला जा रहा है कि हमें क्या है संसाधनों का सही प्रयोग करना है, क्योंकि सीमित संसाधन रह गए हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा के रखें। यहाँ पे बताया है संसाधनों का हमेशा एक विकल्प होता है, इस कथन को हमें बताना है। तो यही है कि संसाधन में क्या है, हम यूज़ तो कर रहे हैं उसको, लेकिन हम क्या करते हैं योजना बना के नहीं करते हैं, नियोजन बना के नहीं करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। लेकिन हमें क्या करना है, अब संसाधनों का यूज़ हम कर रहे हैं तो हम उसका योजना बना के करें, या फिर हम इस तरीके से करें कि उस संसाधन क्या है आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी बचे। क्योंकि संसाधन क्या है, हमेशा एक ही विकल्प होता है इसका, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाएँगे तो उस सब चीज़ों को बनने में काफ़ी लाखों साल लग जाएँगे, काफ़ी अरबों साल लग जाएँगे, ठीक है? तो यही सारी बातें क्या है आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाग धब्बों की किन्हीं 2 श्रेणियों का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। हमें दाग धब्बों के बारे में बताना है और उसका जो उल्लेख है वो बताना है। जैसे आप बता सकते हो वनस्पति धब्बे हो जाते हैं, जीवाणु वाले धब्बे हो जाते हैं, खनिज के धब्बे हो जाते हैं, तेलीय धब्बे हो जाते हैं, ये आपको बता देना है। और फिर उसके बाद बता दीजिए कि वनस्पति से कौन से धब्बे होते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है? और जीव-जंतु वाले धब्बे में आप क्या बता सकते हो?
कोई भी जीव जंतु से लगने वाले धब्बे हो गए, ठीक है, वो आप बता देना इसके अंदर। उसके बारे में बताना है, यही आपके इस क्वेश्चन में है कि आपको 2 के बाद 2 मार्क्स का है, 2 बता दीजिए और उसके बारे में बता दीजिए कि कौन-कौन से धब्बे इससे लगते हैं। जैसे कि आप खनिज के धब्बे में बता दीजिए, कोई दाग लग गया है, पेड़-पौधे का दाग लग गया है, वो हमारे खनिज के धब्बे में आ जाएँगे। तेलीय धब्बे में हमारे आ जाएँगे, तो तेलीय धब्बे में कोई भी लिक्विड फॉर्म से जो हमारे धब्बे लगते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, उसके बारे में आप इसमें बता सकते हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्यतः सबसे पुरानी विधि है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे ना तो आपको क्या करना है, आपको पहली वाली जो लाइन है वो लिख देनी है आपके आंसर के अंदर, ठीक है? इसमें आप सेकंड जिसका प्रयोग चटाई व टोकरी निर्माण में किया जाता था। अब यहाँ से आप 2 पॉइंट जो है वो बना सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन क्या बनाओ, इसकी 4 विशेषताएँ निम्नलिखित है। ऐसे आप बनाओगे तो आपको 1 मार्क्स क्या है इसमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? फिर यहाँ से आप बताओगे बुनाई के बारे में इसकी कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, जो बुनाई के द्वारा चटाई वगैरह है वो काफ़ी मजबूत बनती थी, टोकरी काफ़ी मजबूत बनती थी। ये विधि इस प्रकार से होती थी कि इसकी बनाई हुई जितनी भी वस्तुएँ होती थी काफ़ी अच्छी और आकर्षित होती थी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर जो है वो बता सकते हो। ठीक है? तो आई होप आपको जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा और किस तरीके से लिखना होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है? नेक्स्ट जो है उसको हम देख लेते हैं। संचार मानव जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। संचार के किन्हीं 4 कार्यों के बारे में हमें बताना है। अब संचार क्या है? बहुत ज़रूरी है संचार। योजना मतलब सूचनाएँ भेजने के लिए हो गया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो गया, शिक्षित करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और बहुत सारी बातें हमारे जितने भी संचार की चीज़ें सूचना पहुँचाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो संचार के अंतर्गत ही आती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप उपग्रह संचार का भी उदाहरण दे सकते हो, उपग्रह प्रौद्योगिकी जो है, जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी संभावनाएँ होती हैं, जैसे आंधी, तूफ़ान या फिर सूखा पड़ना, तो इसको हम पहले ही जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उसको भाँप लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पहले ही उन सब जो भावी समस्याएँ हैं, उनसे बचने की योजना बना सकते हैं। तो इस तरीके से संचार क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें देश-दुनिया की खबर जो है वो मिलती रहती है, हमें सूचनाएँ प्राप्त होती है, हम मनोरंजन करते हैं, डेली लाइफ़ में एंटरटेनमेंट होता है, लाइफ़ बोर नहीं लगती है। ये सारी बातें क्या आप संचार के विषय में बता सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको आंसर जो है वो करना होगा। नेक्स्ट क्या है, समय प्रबंधन क्या है? महत्व इसके क्या महत्व है और कोई हमें 2 कारण ही बताने हैं। समय प्रबंधन के बारे में भी हमें बताना है और इसके जो 2 कारण हैं, वो भी हमें बताने हैं। तो समय प्रबंधन काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है उसको हम सबसे ऊपर रख सकते हैं, जो ज़रूरी काम है सबसे पहले होगा। कुछ ऐसे कार्य जो कि ज़रूरी काम से कम महत्वपूर्ण है, उसको हम उसके नीचे रख सकते हैं। ऐसे कार्य जो कि नॉर्मल है, वो उससे क्या होगा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में उसको भी हम कर पाएँगे। जैसे हमने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारा समय बच जाएगा, जिससे क्या है, हम अन्य जो गतिविधियाँ हैं उसको भी कर पाएँगे। तो ये महत्व क्या है, हमारे समय प्रबंधन का होता है। समय प्रबंधन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने समय का प्रबंधन कर लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है नियोजित ढंग से चलने लग जाएगी। हमारे हमारा एक तो समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। जो कार्य हम करना चाहते हैं, वो समय के अंतर्गत ही हो जाएगा। समय बचने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें क्या है, आप समय प्रबंधन के अंदर बता सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या है, चरम भार अवधि क्या है, हमें संक्षेप में बताना है। तो मेरा जो चरम भार अवधि क्या है, एक ऐसा समय जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चरम भार अवधि बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये आपका चरम भार अवधि हो जाएगा। कोई भी आप इसमें कार्य बता सकते हो, जैसे सुबह का खाना बनाना, सुबह का साफ-सफाई करना या फिर रात का खाना बनाना, ये सारी क्या है इसके अंदर आप बता सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 2 प्रकार की गतिविधियों का उदाहरण सहित वर्गीकरण करना है। हमें चरम भार अवधि में ही क्या बता रखा है कि हमें बताना है इसके बारे में, तो आप भोजन के बारे में बता सकते हो कि हमें कार्य किस प्रकार से करना होता है या फिर भोजन के टाइम हम क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं या फिर कोई अन्य काम हमारा उस टाइम आ जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा काम जो भी आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है? तो उसको ही हम चरम भार अवधि के अंदर डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। एक निश्चित अवधि में मानवीय ज़रूरतों एवं
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों और सेवाओं का प्रभाव वास्तविक आय कहलाता है। वास्तविक आय को बढ़ाने के कोई 6 उपाय हमें बताने हैं। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो लाइन है इसका आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट बना सकते हो। उसके बाद से आप बता सकते हो वास्तविक आय को बढ़ाने के 6 उपाय निम्नलिखित है। क्या उपाय बता सकते हो, जैसे कि हमने क्या कर लिया है, घर में बागवानी चालू कर ली है, या फिर हमने सिलाई कढ़ाई चालू कर लिया है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर लिया है। कोई नॉर्मल सी संस्था खोली जिससे हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, जैसे टिफिन की संस्था हो गई। हमने खाना बनाना चालू कर लिया, अब घर-घर हम खाना पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे क्या करते हैं लोग, खाना खुद से नहीं बना सकते या कुछ उनका जो लाइफ़स्टाइल है बिज़ी है, तो हम वहाँ पे खाना भेज रहे हैं। बागवानी से हम जो सब्ज़ी वगैरह है, उसको हम वहाँ पे उगा ले रहे हैं, जिससे हमारा बाहरी खर्च जो है वो बच जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इसके अंदर बता सकते हो, जो कि हमारे वास्तविक आय के अंदर आएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको हम देख लेते हैं। संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्गों के उपयोग के दिशा निर्देश क्या है? खाद्य पिरामिड का चित्र आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो खाद्य पिरामिड आप देख लेना, मैं ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको बता देती हूँ कि संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्गों के उपयोग की दिशा निर्देश क्या है। तो हमारा जो संतुलित आहार है उसमें पहली बात तो पोषक तत्व क्या है, पूर्ण रूप से होने चाहिए। फिर उसके बाद पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भी संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोषक तत्व हमने ज़्यादा ले लिया है, कोई भी हमने कम ले लिया है, ऐसा नहीं है। और आरडीए जो हमारा उसकी जो निर्देश है उसके अनुसार ही हमें खाद्य पदार्थों को अपने संतुलित आहार में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ स्वच्छता से बनाना चाहिए, उसके आस-पास सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ जल यूज़ करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि खाने से पहले थोड़ा बहुत आप बता सकते हो इसके अंदर कि हाथ-वाथ धोना चाहिए, जिससे क्या है जो भोजन है उसके साथ क्या है बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में नहीं जाएगा, जो कि संतुलित आहार जो पूर्ण रूप से हमारे शरीर को लग जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संतुलित आहार के बारे में बता सकते हो। और अगर आपने खाद्य पिरामिड बना दिया तो खाद्य पिरामिड बनाने के बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पिरामिड बना दिया है तो। अगर आपने नहीं बनाया है, तो आप इस तरीके से जो मैंने आंसर बताया है उसको भी लिख दोगे तो आपको नंबर क्या है वो मिल जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी में अथवा में हमें दे रखा है किशोरावस्था में होने वाली खान-पान संबंधित कोई एक विकृति का नाम बताइए। इस विकृति से बचाव के कोई 2 उपाय बताइए। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, बुलिमिया बता सकते हो या फिर आपका जो एक और नाम था वो नर्वोसा करके जो था, ठीक है? उसके बारे में भी आप बता सकते हो। पहले हम यहाँ पे बुलिमिया मुझे अच्छे से याद है तो उसको मैं बता देती हूँ कि बुलिमिया में क्या है कि किशोरों को क्या लगता है कि उनका वज़न जो है वो बढ़ रहा है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि उनका वज़न कम हो। लेकिन वो खाने पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे वो बहुत सारा खाना खाते हैं और फिर उल्टी कर लेते हैं या फिर किसी तरीके से खाना जो है बाहर निकाल लेते हैं, जिससे उनको बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, मृत्यु तक बात पहुँच सकती है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है खान-पान से संबंधित जो विकृति है उसमें आप बता सकते हो। और बचाव के तरीके में बता सकते हो कि जो माता-पिता है वो बच्चे के ऊपर ध्यान दें, उसकी सेहत का ध्यान दें, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से सही है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और दूसरों से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। निवेश से आप क्या समझते हैं? विवेकपूर्ण निवेश के कोई 4 सिद्धांत समझाइए। निवेश हमारा क्या हो जाएगा, तो जो भी हमने बचत की हुई राशि है, उसको हमने एकत्रित किया है और कहीं पर हमने उसको लगा दिया है, ठीक है? उसको हम निवेश बोलेंगे। कोई भी बचत की हुई राशि को हमने क्या किया है, किसी अन्य संस्था में या किसी ऐसे स्थान पर हमने लगा दिया है, जिससे क्या है, हमें धन की प्राप्ति होगी, उसको हम निवेश बोलेंगे, ठीक है? निवेश के 4 सिद्धांत हमें बताने हैं, तो जो हमारा सही सिद्धांत जो है मतलब सही निवेश क्या है वो हमें मेनली इसमें बताना है। तो जो निवेश है वो किस प्रकार से होगा, जब हमें ये पता रहेगा कि हमने जहाँ निवेश किया है वहाँ से हमारा जो मूलधन है, जो धन हमने वहाँ दिया है उसकी कोई हानि
नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कि मैंने दिया 5,000 रुपए और मुझे वापस मिल रहे हैं 2,000 रुपए, तो मेरा तो 3,000 का लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी मैंने मूल राशि दी है 5,000, अगर कोई नुकसान भी होता है तो मुझे वो 5,000 रुपए वापस मिलने चाहिए। तो मूल राशि जो पहले हो वो सुरक्षित रहे। उसके बाद क्या है, जो दर है, निवेश का दर है वो बढ़े। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जहाँ निवेश कर रहे हैं वो ऐसी संस्था हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारा जो निवेश है उसमें वृद्धि हो। ठीक है, अगर मैंने 5,000 दिया है तो कम से कम मुझे 6,000 7,000 वापस मिलने चाहिए। ठीक है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद ऐसे कोई घाटा की समस्या उसके अंदर उत्पन्न ना हो, ये हम देखेंगे। और फिर हम काफ़ी सोच-विचार करेंगे कि हम ऐसी ही संस्था को निवेश करें जहाँ पर क्या है, हमें जो पैसे हैं रिफंड जो है वो मिलने की उम्मीद हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। सरलीकरण किसे कहते हैं? कार्य पद्धतियों में किस प्रकार परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है? तो इसमें बताना है कार्य को हम किस प्रकार से ईज़ी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी एक फ्लो चार्ट के टाइप से आप बना सकते हो। कार्य के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन-सा है हमारा, मध्यम वर्ग का कार्य कौन-सा है हमारा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कार्य है वो, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम अपने शरीर की बनावट, संरचना, जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब झाड़ू लगाते टाइम मेरी जो शरीर की संरचना है वो गलत पोजीशन में है, जिससे क्या होगा, काम करने में मुश्किल होगी और मेरे शरीर को भी क्या होगा, दर्द पहुँचेगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ कि एक सही पोजीशन जो है झाड़ू लगाने की उसको मैं करूँगी, जिससे क्या होगा कि झाड़ू भी जल्दी लग जाएगा और सफाई से लगेगा और साथ ही में मेरे शरीर को भी कोई भी क्या है समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक कार्य का मतलब हमने इस कार्य को ईज़ी आसान बना लिया है। जिस कार्य को करने में पहले मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब उस कार्य को जब मेरे को पता चल गया कि किस सही एंगल में मुझे झाड़ू जो है वो लगाना है, किस सही एंगल में मेरे को झाड़ू पकड़नी है, खड़ा होना है, ये सब मुझे पता चल चुका है, तो मैं क्या करूँगी, उससे झाड़ू जब लगाऊँगी तो काम भी जल्दी होगा और मेरे को कोई दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, कार्य को ईज़ी बना लिया। तो इसी तरीके से आप इसमें बता सकते हो कि हम कोई भी कार्य करने से पहले क्या करें, जो कार्य की स्थिति है उसको भाप लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य के अनुसार ही क्या करेंगे, हम अपना सही पोज़ीशन जो है, सही व्यवस्था जो है उसको हम उत्पन्न करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो कार्य को करेंगे, तो वो कार्य जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? अथवा में हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम प्रयोग स्थान प्रबंधन कहलाता है। घर के भीतर स्थान नियोजन के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। अब हमें मेनली क्या है, जो हम घर बना रहे हैं, घर की संरचना निर्मित कर रहे हैं, तो हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो हमें बताना है। सबसे पहले तो जो हमारा घर का आकार होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि एक कोना कहीं और जा रहा है, एक कोना कहीं और जा रहा है। ये तो सही नहीं होगा, है ना? तो घर का आकार किस तरीके से है, एकांतता किस प्रकार से है, घर में हमने कलर किस प्रकार से करवा रखा है, आँखों को चुभने वाला कलर तो नहीं है। अब बच्चों के लिए अगर हमने रूम बना रहे हैं तो उसमें स्टडी टेबल वगैरह या घर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से है, घर की खिड़कियाँ किस प्रकार से है, धूप सही से आ रही है, नहीं आ रही है। ये सारी बातों को हम किसमें करेंगे, स्थान प्रबंधन यानी घर बनाने की योजना में इन सब बातों को हम ध्यान देंगे। ठीक है? अगर स्थान प्रबंधन जहाँ पे भी आ जाए आपसे तो आपको यही सब बातें जो है वो बतानी है। एकांतता के बारे में बताना है, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है, घर के आकार के बारे में बताना है, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी होगी। सिर्फ इतना ही मत लिखना है, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देना। जैसे कि एकांतता के बारे में तो मान लो कि हमने एक पढ़ाई वाला कमरा बना लिया है, तो क्या होगा, उस पढ़ाई वाले कमरे को हम इस प्रकार से बनाएँगे कि क्या हो, कि जो बाहर की आवाज़ हो, शोरगुल हो, वो ना आए कमरे के अंदर। तो एक तरीके से वो एकांतता ही हो जाएगा ना, कि अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा। घर का आकार आपको पता है, आरा-टेढ़ा घर का आकार तो अच्छा लगेगा नहीं। तो घर के आकार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो घर को आकर्षित जो है वो बनाता है। कलर कॉम्बिनेशन क्या है, आँखों को बहुत ज़्यादा मतलब आँखों पर असर डालती है, इसलिए अगर हमने सही कलर कॉम्बिनेशन को चुना है, तो हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन लाइनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। पोषक तत्वों का आवश्यकता से अधिक या कम होना दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के लिए कुपोषण की समस्या उत्पन्न करती है और भारत में हम दोनों ही समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता ही, हमारी एनसीईआरटी की लाइन हमें दी हुई है। कुपोषण क्या है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये हमें पहले यहाँ पे कुपोषण के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है। उसके बाद पूछा है कि कुपोषण क्या है। तो
कुपोषण क्या है? हम इसमें अगर पढ़े तो हमें पता चल जाएगा कि पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक या कम दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के लिए कुपोषण की समस्या उत्पन्न करती है। कुपोषण क्या है आपको इसके अंदर ही पता चल गया कि जब हमें पोषक तत्व या तो ज्यादा मिल रहे हैं या फिर कम मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कुपोषण बोल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको सीधे इसमें मिल गया। भारत में पोषण संबंधित समस्याओं के कोई 3 प्रमुख कारण हमें बताने हैं। गरीबी हो गया, ऐसे वर्ग जो अशिक्षित हैं, उनको पता ही नहीं है किस प्रकार का भोजन खाना है, जिससे क्या है कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। और जैसे बड़े घरों की हम बात कर लें जहाँ पर अति पोषण होता है, वहाँ पे क्या है बच्चों को आहार जो है ज़्यादा लग रहा है, बच्चों को आहार उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जो उनको खाना होता है, भारी चीज़ खानी होती है या फिर कोई ऐसा चीज़ खाना होता है जो कि उनके लिए सेहत के लिए सही नहीं होता, उसको खा रहे हैं जिससे उनका वज़न जो है वो बढ़ रहा है, तो वो अति पोषण में आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। माता-पिता अलग रहते हैं या फिर माता-पिता क्या है घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो जो बच्चा है वो सही से खाना नहीं खा रहा है, जिससे भी उसको क्या है कुपोषण की समस्या हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है आप इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। दाग धब्बे हटाने की 4 तकनीकों को विस्तार से बताना है। हमें दाग धब्बे जो है हटाने की 4 तकनीक जो है उसको बताना है। अब दाग धब्बे धब्बे में आप क्या बताओगे उसकी तकनीक के बारे में, जैसे कि हम पानी से धो रहे हैं, ठीक है? डिटर्जेंट में डाल रहे हैं या फिर हम क्या करें ड्राई क्लीनिंग के बारे में बता सकते हैं इसके अंदर या फिर हम वॉशिंग मशीन से खुद सफाई कर रहे हैं, इसके बारे में आप इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है? तो ये इसके अंदर आपको यही सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट क्या है? इसी में हमें अथवा में दे रखा है क्वेश्चन कि वस्त्रों का संग्रह अथवा भंडारण करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियां जो है हमें बतानी है। तो जब हम वस्त्रों का जो संग्रहण है कर रहे हैं मतलब हम वस्त्रों को हटा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि गर्मी का मौसम था तो हम गर्मी के कपड़े यूज कर रहे थे, अब ठंड का मौसम आने वाला है तो हम गर्मी के कपड़े क्या करेंगे हटा के रखेंगे, उसको संरक्षित करके रखेंगे। तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? पहली बात तो हमने गंदगी बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लेनी है उस कपड़े के अंदर से। उसके बाद क्या है समय-समय पर हमें देखना है, कपड़े में कोई खराबी तो नहीं आ रही है या फिर कोई गंदगी तो नहीं आ रही है और उसके बाद क्या है उसकी मरम्मत जो है वो करवाएँगे, ठीक है? कपड़े को रखते समय उससे पहले हम उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे, जो डिटर्जेंट कपड़े को सूट करेगा उससे हम उसकी सफाई करेंगे, उसको धोएँगे, इस्त्री करके हम उसको रखेंगे और समय-समय पर क्या है उस कपड़े को हम देखते भी रहेंगे कि उसके अंदर कोई समस्या जो है उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके की बातें क्या है कपड़ों को जब हम संरक्षित करके रखते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तुम्हारी सहेली कविता पेट संबंधित बीमारी से ग्रस्त हो गई है। आप उसको जल जल को शुद्धि करने के किन्हीं 4 घरेलू विधियों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो इसमें आप क्या बता सकते हो? पानी को उबाल कर वो क्या कर सकती है? पानी को साफ कर सकती है, ठीक है? जब वो पानी उबाल लेगी तो उससे पानी साफ हो जाता है या फिर पानी को छान कर पी सकती है। उसके बाद क्या कर सकती है? क्लोरीकरण, जो हमारा क्लोरीन की गोलियाँ आती है उसको पानी को क्या कर सकती है? साफ कर सकती है। तो इस तरीके से क्या कर सकती है वो इन विधियों का प्रयोग करके पानी को साफ कर सकती है और अपनी पेट संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकती है। अब आपको क्या है सिर्फ उबाल कर या फिर क्लोरीकरण ऐसा करके नहीं लिखना है, उसको बताना है कि उबालने में क्या है वो कुछ पानी जो है वो अपने बर्तन में रखेगी, उसके बाद क्या करेगी उसको कुछ उबाल आने तक उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ देगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो उसको वो पानी पिएगी जो कि उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सेकंड में आप लिखेंगे कि छान कर, तो पानी पीने से पहले वो क्या करेगी पानी को हल्का उबालेगी उसके बाद क्या करेगी उसको छान लेगी, जो कि उसकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन जो आप ऑप्शन लिखोगे उसको एक्सप्लेन करके लिखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हारी सहेली रेनू के दांत व हड्डियां कमजोर है, वह सिर की अस्थियां विकृत के माथे की अस्थियां आवश्यकता से अधिक उभरी हुई है। रोग का नाम बताना है हमें, जो ये रोग है जिसमें क्या है हमारी सहेली के बारे में बताया है। उसकी जो दांत है वह हड्डियां है कमजोर हो गई है, सिर की अस्थियां विकृत है, माथे की अस्थियां आवश्यकता से अधिक उभरी हुई है, मतलब इधर से जो है नसें जो है वो ऊपर उठ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे रिकेटस जो रोग है उसको हम बोलेंगे। जिस भी बीमारी में आपको पता चले कि जो माथे की उभरी हुई जो यहाँ की नसें हैं वो बाहर निकल रही है, तो ये रिकेटस नामक जो बीमारी है उससे होती है, ठीक है? नेक्स्ट इसी में हमें दे रखा है कि उपरोक्त रोग को रोकने के लिए क्या हम उपाय जो है उसको अपना सकते हैं। तो क्या उपाय अपना सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं धूप ले सकते हैं,
फिर हम जो सी फूड्स है, जो हमारे समुद्री खाने हैं उसको हम खा सकते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गया या फिर अन्य जो हमारे समुद्री जीव होते हैं उसको हम खा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या है, रिकेटस नामक बीमारी में हमें ध्यान देने योग्य होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्वस्थता क्या है। तो स्वस्थता कब है, क्या है, जब हम पूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आर्थिक नहीं आएगा यहाँ पे, सामाजिक, मानसिक और हम भावनात्मक भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से क्या है, सही है, हमारा क्या है, किसी भी प्रकार से कोई क्षति हमारे शरीर को नहीं है, तो उसको हम स्वस्थता जो है वो कहेंगे। ठीक है, नियमित व्यायाम करने के किशोर पर कोई 4 मानसिक व शारीरिक विकास के सकारात्मक प्रभावों के बारे में हमें बताना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको डिवाइड कर रखे, जैसे ये हमारा होगा 1 या फिर 2 मार्क्स का, और ये जो है हमारा या तो ये 4 मार्क्स का होगा या फिर 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर जो है वो करना होगा। इसमें क्या है, नियमित व्यायाम करने के हमें जो 4 है, तो यहाँ पे ये हमारा कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। आपको बताना है व्यायाम के जो उपयोग होते हैं उसके क्या, हमारा मतलब अच्छा जो व्यायाम करने से हमारे शरीर को मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसके बारे में बताना है। तो काफ़ी ईज़ी है कि व्यायाम करने से क्या होता है, हमारी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, शारीरिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, मन हमेशा प्रसन्न रहता है, और क्या है, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें चुस्ती रहती है, हमारे शरीर में चुस्ती-फुर्ती रहती है हमेशा, कार्य करते टाइम हम थकते नहीं हैं। तो ये सारी विशेषताएँ क्या है, आपको व्यायाम के बारे में बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी में अथवा में दे रखा है हमें, तनाव क्या है और तनाव प्रबंध करने के कोई 8 तरीके हमें बताने हैं। तनाव के बारे में बताएँ तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक ना रहे, हम किसी प्रकार का जो टेंशन है वो ले रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तनाव कहेंगे। ठीक है, तनाव को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रख सकते हैं, अच्छा भोजन ले सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, जो मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, हम ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम तनाव को दूर करने के लिए कर सकते हैं। वैसे कार्य कर सकते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट हो, तो ये सारी बातें हम तनाव को दूर करने में, काम में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्या है, किशोर कपड़ों का चुनाव करते समय फिटिंग और फैशन को बहुत अधिक महत्व देते हैं, ये सही है। फेड शब्द का उल्लेख हमें करना है, तो फेड शब्द क्या है, फेड्स वह फैशन होता है जो कि कुछ समय के लिए ही आता है। जैसे हमने ट्रेंडिंग वस्त्रों के बारे में सुना होगा ना, कि आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसके बारे में हम काफ़ी लंबे समय तक सुनते ही नहीं है। तो वही फेड्स में है कि वो वस्त्र होते हैं जो कि कुछ टाइम तक ट्रेंड में आते हैं और उसके बाद फिर उनका ट्रेंड जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है? किशोर के वस्त्रों के चयन से संबंधित कोई 8 सुझाव देने हैं हमें। अब किशोर किस प्रकार का वस्त्र जो है वो पसंद करते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, आप किस प्रकार का वस्त्र जो है पसंद करते हो। किस प्रकार का, जैसे जो ट्रेंड में चल रहा हो, मेन तो हम यही रखेंगे। अब क्या है, वो ड्रेस क्या है, भले ही ड्रेस का जो मटेरियल है वो कोई-सा भी हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, करते हैं सबसे पहले ड्रेस की जो फिटिंग है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, उस पे ध्यान देते हैं, वरना हम तुरंत ही क्या है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इन सब बातों पे हम ध्यान देते हैं। उसके बाद हम क्या है, जैसे हमारा मित्र समूह है जिस प्रकार का वस्त्र पहनना पसंद करता है, उसी प्रकार का वस्त्र क्या है, हम भी लेना चाहते हैं, ये आप बता सकते हो। फैब्रिक वगैरह से आपको हम कोई भी लेना-देना नहीं है, आपको बस वस्त्र चाहिए, तो इस प्रकार का वस्त्र चाहिए जिससे आपकी प्रशंसा हो सके। क्योंकि इस एज में क्या है कि दिखावा जो होता है ना थोड़ा बढ़ जाता है, और लोग क्या है, वो बच्चे जो है, जो किशोर है, वो सोचते हैं कि हमारी जो ड्रेस ड्रेस होगी एक समाज में अच्छी पहचान बनाएगी, और ये रियल बात भी होती है, अच्छी ड्रेस पहनेंगे तो समाज में क्या है, एक अच्छी पहचान भी बनेगी। तो इस तरीके की बातें क्या है, आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। तो यही आपके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है? और और क्या बता सकती हूँ मैं इसमें, आई होप जो मैंने बताया वो भी समझ में आ गया होगा। मोस्टली क्वेश्चन हो सकता है आपको इसमें से देखने को मिल जाए। एमसीक्यू की मैं बात नहीं कर सकती कि आ जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी सेम जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है, सीधा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वही सीधे पूछे जाते हैं। 4 और 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आपसे सीधे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।